पहले अपने तरफ नहीं झांकना चाहिए, अपने गिरबान की तरफ नहीं झांकना चाहिए। लोग, हम वामपंथी लोग, हम समझते हैं ये ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, माइनॉरिटीज राइट्स, दीज आर यूनिवर्सल, सबके लिए है। पाकिस्तान में अक़लियत के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो भी गलत। हिंदुस्तान में अगर अक़लियत के ऊपर जुल्म होगा तो वो भी गलत। आप ये नहीं बोल सकते उधर का ठीक है इधर का गलत, इधर का ठीक है उधर का गलत। बात साफ साफ है। और वहां जो तरक्की पसंद लोग हैं, वहां जो हमारी बहन है, वो वहां जब बोलता है देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को बोल रहे हैं ना गोली मारो, तो वैसे आरएसएस का जो वहां जो लोग है साड़ू भाई होते हैं ना, जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वहां भी वो लोग ऐसे ही बोलेगा जो अक़लियत है, जो माइनॉरिटीज है, उसको गोली मारो। सोच तो वही है ना, सब निकाब बदल जाता है। इसलिए हम उस सोच और नजरिए के खिलाफ, ये एनआरसी, वो अमित शाह बोले ना क्रोनोलॉजी समझो, तो नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों को एक साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। बोले पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा। एनआरसी कैसे आएगा ना, पहले एनपीआर होगा और वहां से सब डेटा लिया जाएगा, फिर उसको हम काम में लगाएंगे। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिक पंजी। 135 करोड़ लोगों का फहरिस्त बनाया जाएगा। जैसे क्लब का मेंबर होता है ना, जैसे स्कूल में क्लास में होता है, सबका नाम लिखा जाता है, उस तरह से हमारे नागरिकों का। जिस मुल्क में दुरुस्त वोटर लिस्ट नहीं होता है, जिस मुल्क में सही ढंग से हम राशन कार्ड रखते सबका, जहां आधार कार्ड सही ढंग से नहीं बना, वहां आप नागरिक पंजी बना देंगे। ये काम जब अडवाणी होम मिनिस्टर थे और वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, 2003 में नागरिकता कानून को संशोधन करके एनआरसी बनाने के लिए कानून बना था, रूल्स बना था। और फिर एनपीआर के नाम में पायलट प्रोजेक्ट हुआ था। 12 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, 13 जगह पर 13 जिले को चुना गया था और कहा गया था नागरिकों का कार्ड बनेगा और सिटीजनशिप दिया जाएगा। और जो सेक्रेटरी उस वक्त आईएएस अफसर ये काम को देख रहे थे, 7 साल कोशिश के बाद, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद, वो बोले ये मुल्क में ये डॉक्यूमेंट करना आसान नहीं है, होगा नहीं, चूंकि 70% लोगों के पास सही कागजात है ही नहीं। कहां से लाएंगे कागज? एनआरसी बोले ना, जो बरूल बोला ना, कागज नहीं दिखाएंगे। कागज का मतलब, अच्छा मैं सीरियस बात कर रहा हूं। ये दिक्कत क्या हो गया, मोदी जी जब चुनाव में खड़े हुए तो वो बोले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिए हैं। तो कुछ हमारे जैसे कुछ लोग बोल दिया कि आप जो डिग्री लिए तो डिग्री कहां, डिग्री दिखाइए, कागज दिखाइए। झूठ बोलने से तो कागज नहीं मिलेगा। तब वो क्या किए, वो अली बाबा 40 चोर का कहानी मालूम है? उसमें अली बाबा के भाई कासिम होते थे, कासिम के घर में मर्जिना होती थी। मर्जिना देखी कि उसके दीवार में इधर लिखा है, निशानी दिया हुआ है। तो क्या बात है, किसी के नहीं है गांव में, सिर्फ हमारे घर के ऊपर क्यों है? तो दाल में जरूर कुछ काला है। वो डकैत लोग क्या किया था, डकैती का माल कासिम के घर में रखा हुआ था, तो दिन में आकर के निशानी दे गया कि रात में आके वहां से अपना माल लेकर चले जाएगा। मर्जिना देखी, ये तो समझ में आ गया। वो क्या की, गांव के सब के दीवार में निशानी लगा दी कि अब रात को डकैत आके ढूंढे किसके पास है। मोदी जी का भी यही हुआ। लोग बोला आपका कागज दिखाओ, वो बोला हमारा कागज मांग रहे हो? देश के 135 करोड़ लोग सब अपना अपना कागज दिखा लो, सबका कागज देख लीजिए। ये कागज मतलब सिर्फ आपका नहीं, ये स्टूडेंट लोग क्यों मुखालफत कर रहा है? चूंकि स्टूडेंट लोग, आज का Y2K के जनरेशन, वो अपने से अपना पहचान दिलाना चाहता है। हमारा जो अर्थ और था, ये फलाने का बेटा है, उसका भगना है, उसका दामाद है, ऐसे बुलाया जाता था। लेकिन आज के दौर में बच्चे जो हैं वो खुद अपना परिचय देता है, बल्कि उल्टा होता है। बाप माँ का परिचय बेटा बेटी के जरिए होता है। जो रियलिटी शो होता है ना टीवी में, सारेगामा, इंडियन आइडल, डांस इंडिया देखिएगा, उसमें कभी कभी बोलता है, जो बच्चा गाना गाया, बोलता ऑटो रिक्शा चलाता था उसका बाप, वो बोलता हमको तो कोई पहचानता नहीं था, जब से हमारा बेटा का टीवी में गाना आ गया तब पूरा गांव वाला हमको पहचान लिया। हमारे बेटी जब से वो प्रोग्राम में आ गई, कंपटीशन में जीत गई, तो पूरा शहर के लोग हमको जान गया कि ये फलाने का माँ है। बोलते हैं ना, इसका मतलब है ये नए पीढ़ी के लोग
अपने पहचान से अपने बाप दादा का पहचान दिलाते हैं। पहले वाले पीढ़ी जो थे वो बाप दादा के पहचान से अपनी इस पीढ़ी का पहचान होता था। तो मोदी और अमित शाह, वो आज का नौजवान जब बोल रहा है ये अर्जी लेकर के, हम बेरोजगार हैं, हमें काम दो, हमारा ये डिग्री है, हमारा ये नाम है, हमारा ये पता है, वो नौकरी देगा नहीं। 50 साल में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। बोलता नहीं नहीं, ये अर्जी से काम नहीं चलेगा। वो जो यंग होता समझेगा, बायोडाटा दिया जाता है ना, अपना बायोडाटा, जीवन पंजी, उसको बोलता है सीवी, करिकुलम वाइटा आजकल के ज़माने में। तो अमित शाह बोल रहा है ये सीवी का मतलब बदल गया है, ये सीवी का मतलब करिकुलम वाइटा नहीं है, ये जो नया सीवी लगेगा वो है सिटीजनशिप वेरिफिकेशन, नागरिकता का पंजी तुमको दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब है तुम कौन हो, तुम कितने पढ़े हो, तुम्हारा तजुर्बा क्या है, तुम कौन पोस्ट में नौकरी चाहते हो, वो बोलने से नहीं होगा। तुम्हारा बाप कहाँ पैदा हुआ था, तुम्हारा माँ कहाँ पैदा हुई थी, तुम्हारा दादा कहाँ से आया, तुम्हारा दादी कहाँ से आई, तुम्हारा नाना कहाँ से है, तुम्हारा नानी कहाँ से, वो सब मालूम होगा। क्यों? कि तुम इस देश के शहरी हो या नहीं हो। नाथूराम के आल औलाद खुदीराम के आल औलाद से कागज मांग रहा है कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। मामला साफ साफ है। कागज किसके पास होता है? जब भगत सिंह फांसी में गए थे कोई कागज जमा देके गए थे? खुदीराम जब फांसी में गए थे कोई कागज जमा देकर गए थे? जब सावरकर और वाजपेयी जब अंग्रेज से माफी मांगे थे तो वो माफीनामा जमा दिए थे। आज भी हम वो कागज निकाल के दिखा सकते हैं। जो बच्चा रोज स्कूल में जाता है ना, उसका गार्जियन को चिट्ठी लिख के देना नहीं पड़ता है। जो बच्चा नागा करता है ना, उसको डायरी में एंट्री कर देना पड़ता है, नहीं तो चिट्ठी दरखास्त लीव पिटीशन लिखना पड़ता है। जो लोग आज़ादी की लड़ाई के टाइम में पढ़ाई ठीक से किए थे और इम्तिहान दिए थे और इम्तिहान पास किए थे, उनको कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो आज़ादी की लड़ाई में इम्तिहान दिए नहीं थे, हिस्सा लिए नहीं थे, कभी अंग्रेज़ के खिलाफ एक नारा बुलंद नहीं किए थे, परेशानी यही है। आज हम जब बोलते हैं हमें क्या चाहिए आज़ादी, स्टूडेंट जब बोलता है तो उसको उसके जीन के अंदर ये बीजेपी आरएसएस का ना आज़ादी शब्द के खिलाफ। जब नेताजी सुभाष बोस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो फौज का नाम दिए थे आजाद हिंद फौज। आज के जमाने में तो बोलते हैं तो राजद्रोह है, आजाद क्यों बोला? अरे आजादी मांग रहे थे। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है आजाद हिंद फौज का जो नारा था वो था इत्तेफाक, एतमाद, कुर्बानी। इत्तेफाक एक राय, एतमाद विश्वास, कॉन्फिडेंस, कुर्बानी त्याग। अगर हम एक साथ होते हैं, एकता होता है तो हमारे एक दूसरे के ऊपर विश्वास पैदा होता है। और अगर विश्वास पैदा होता है तो अपने जान के ऊपर भी खेल लेते हैं, अपने दोस्त के लिए हो, अपने मुल्क के लिए हो, अपने प्यारे के लिए हो। और आज वो विश्वास को तोड़ा जा रहा है। जी सलीम साहब, हजारों के तादाद में माएँ बहनें भी पर्दे के पीछे बैठी हुई है और 2 बजे से वो यहाँ बैठी हुई है। उनका भी ख्याल करते हुए 2 अल्फाज हिम्मत अफजाई के लिए कहें आप। हाँ ठीक है, मैं उधर चूंकि वो पर्दे में है, मैं पर्दे की तरफ नहीं देख रहा हूँ। हाँ महिला ठीक, मैं सुना ये धरना तो महिला ही दे रही है। बिल्कुल, ये तो आप बुरा मत मानिए, मैं उनके तरफ नहीं आपके तरफ रुझू के बोल रहा हूँ। हमारे जो हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, बंगला में हम बोलते हैं ना भाषा हिंदुस्तान में, तो हमारा ये दक्षिण एशिया में औरतों को ज्यादा अहमियत नहीं दिया जाता। घर में, परिवार में, समाज में, सियासत में, एडमिनिस्ट्रेशन में मर्दों का बोलबाला आता, बोलते ना मर्द वाली बात, मर्दानगी। अब वो भूल जाइए। पिछले दिसंबर महीने से शाहीन बाग में हमारी नानी, दादी, हमारी माँ, बहन, भाभी दिखा दी है कि मर्द वाली बात क्या होती है। और वो उनके जज्बात को हम सलाम करते हैं। और जो समझाता है कि उनको डरा करके भगा देगा, आज हर मोहल्ले, हर गांव में शाहीन बाग हो रहा है। ये एक ताकत। और वो क्यों हो रहा मालूम है? औरतों के बारे में बताता हूँ। जैसे नौजवानों के बोला कि स्टूडेंट लोग क्यों सामने आया पहले, तो उसको ठेस पहुंचा। जब कोई मुसीबत आने वाला होता है ना, तो औरतों को पहले समझ में आता है। ये हमारा परिवार, समाज ऐसा बना है, चूंकि फसाद हो, युद्ध हो, पार्टीशन हो, रिफ्यूजी हो, विस्थापन हो, तो घर संसार लेकर के बाल बच्चा को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी औरतों को झेलना पड़ता है। इसलिए जब कोई शंका हो, कोई डर का माहौल हो, कोई भय का माहौल हो, तो उनके दिलो दिमाग में वो पहले असर करता है। अगर आपको मिसाल दें, आप एक टैक्सी में बैठे हो और टैक्सी वाले को आप बोलो कि हमको जाना है समझ लो नांदेड़ की तरफ, और वो आपको नांदेड़ के बजाय आदिलाबाद की तरफ लेके चले जा रहा गाड़ी। और उसमें अगर औरत और मर्द दोनों अगर हो तो पहले कौन चीखेगा?
पहले कौन सीखेगा? जो महिला है, क्योंकि उसका समाज उसको ये सिखाया है कई पीढ़ी दर पीढ़ी। लगता है कि कोई डर तो नहीं है, कोई खौफ तो नहीं है, कोई मुसीबत तो नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? गाड़ी वाले को बोलोगे गाड़ी रोक, या तो तू उतर, या तो गाड़ी का रुक मोड़, या तो हट, हम गाड़ी से उतरते हैं, ये तो होगा ना। तो जो मोदी अमित शाह बोला था हम गुजरात मॉडल करेंगे, आप सब लोग गाड़ी में चढ़ गए कि चलो गुजरात जाएंगे, और वो आसाम मॉडल करके गाड़ी को आसाम की तरफ ले जा रहा है। तो हमारी माँ बहन बोल रहे हैं गाड़ी से उतर, या तो गाड़ी से उतर और नहीं तो गाड़ी का रुख मोड़, ठीक है। और हम गाड़ी के रुख मोड़ कर रहेंगे, ये जमहूरियत है। ये भरोसा और एतमाद रहना चाहिए। वो 2 बंदूक वाले को भेज देंगे, एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक ऐसी घोष के सर को फोड़ देंगे, कन्हैया के कंधे के ऊपर रोज हमला कर देंगे, कफील खान को अरेस्ट कर लेंगे, गोली मार करके 2 डजन को मार डालेंगे और कहेंगे हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे, कैद खाना बनाएंगे। कितने बड़ा कैद खाना बनाओगे और कितने लाख और करोड़ को तुम जेल में दोगे, हम हिंदुस्तानी तैयार है, हम देख लेंगे। जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। और इसलिए मौलाना हसरत मोहानी जो स्लोगन दिए थे इनकलाब जिंदाबाद का, आजादी के वक्त, बटुकेश्वर दत्त भगत को लेकर के भगत सिंह नेशनल असेंबली में जब बम फोड़े थे, बोले थे हम बहरों के कान में आवाज दे रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, भागे नहीं थे, फांसी का फंदा दिए थे, तब मुल्क आजाद हुआ। और आज पूरे मुल्क में जहां भी जो भी जगह देखिएगा हल्ला बोल का नारा हो रहा है, आजादी का नारा हो रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हो रहा है। जालिम जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और ये तो अभी आगाज है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। खामोशी चुप्पी एकदम नहीं। आप देखेंगे जब बिल्डिंग नया नया बनाता है ना, तो सरकारी तरफ से बोल दिया जाता है, एक शीशे का बक्सा रखता है, उसके अंदर हथौड़ा रहता है, ठीक है, और ग्लास के ऊपर लिखा रहता है इन केस ऑफ फायर ब्रेक द ग्लास, लिखा रहता है ना, होता है ना। तो ऐसे में तो आप तो बच्चों को बोलते हैं कि नहीं नहीं शीशा मत तोड़ना, शीशा मत तोड़ना, गुस्सा हो जाते हैं अगर कोई ग्लास तोड़ देता है। लेकिन बोलते हैं अगर बिल्डिंग में आग लग गया तो ये शीशा को, वो इमरजेंसी बॉक्स होता है ना, देखा लिखा रहता है ना, लाल रंग का रहता है और उसमें लिखा रहता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर ब्रेक द ग्लास। तो उसी तरह से हम आज बोल रहे हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक योर साइलेंस। आप अगर जब ये हमारा मुल्क है जो आपातकाल की स्थिति पैदा हो रहा है, तो आपको अपना चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। और हम ये चुप्पी तोड़ रहे हैं। हमारी आवाज को आप बंद कलम नहीं कर सकते। फैज अहमद फैज का वो नज़म जब IIT के कानपुर के बच्चे गाय के लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तो बोला ये तो बहुत खराब बात हो गया, बोला था कमेटी बनाएंगे। अभी सब जगह वो गाना हो रहा है, जितने लोग जब से वो बना था तब से जितना लोग नहीं सुना गाया नहीं, आज उससे ज्यादा लोग वो गा रहे हैं और सुन रहे हैं। ये होता है। रंगोली तमिलनाडु में बच्चियां प्रोटेस्ट करती है तो रंगोली बनाती है, वो नो NPR, नो NRC, नो CA का दीवार में लिखी रास्ते में, उसको तमिलनाडु के पुलिस पकड़ के जेल में आके बंद कर दिया 2 लड़कियों को। क्या हुआ? रुक गया। अभी जहां रंगोली नहीं बनाया जाता था, मैं कलकत्ता में देख रहा हूँ, मुंबई में देख रहा हूँ, जहां भी जा रहे हैं नो NPR, नो NRC का रंगोली बना के लड़कियां प्रोटेस्ट कर ले रही है। अमित शाह जब दिल्ली चुनाव के प्रचार में गए थे, एक लड़की उस हिम्मत को आपको दाद देना पड़ेगा, अपने बारंदा से एक पोस्टर बना करके नो टू NPR, शेम टू मोदी एंड अमित शाह बोल के लगाई थी ना, उसके बाड़ी वाले को देख करके उसको घर से निकाल दिया गया। दिल्ली में किराएदार को आपने निकाल दिया, अमित शाह के खिलाफ की वो लड़की आवाज की, तो क्या उसको घर नहीं मिलेगा? दिल्ली की हुकूमत से बीजेपी को निकाल दिया दिल्ली वाले लोग, बोला तुमको यहाँ किराए में दिल्ली का गवर्नेंस नहीं मिलेगा। ये है अवामी ताकत। आज ये अवामी ताकत बन रहा है, अभी तक पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। और इसको आपने मजहब के नाम पर, पंथ के नाम पर, सीधा सीधी बोल रहा हूँ, बंगाली, बिहारी, मराठी, उड़िया, तमिल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऐसा नहीं बांटना है। शाहीन बाग के उन शेरनी के पास
जब पुलिस भेज करके बोला कि इसको हटाया जाएगा, पंजाब के हमारे शेर दिल सिख भाई लोग वहां पहुंच करके बोले कि शेरनी के बाजू में शेर खड़ा हुआ है, बोले थे ना। इसको बोलता है सॉलिडारिटी। जब किसी के गर्दन में हाथ दे करके ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा जुबान अलग है, धर्म अलग है, तुमको इस मुल्क से निकालेंगे, तो उस वक्त हमारा ये जिम्मेदारी है कि गर्दन से वो हाथ को उतार करके उस गरीब, उस आदिवासी, उस अक़लियत, उस दलित, उस माँ बहन के कांधे में हाथ रख करके बोलना पड़ेगा कि हमारा हाथ तुम्हारे कांधे पर है, किसी का बाप का हिम्मत नहीं है कि तुमको इस मुल्क से निकालेगा। सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड।